विवेक जी देखिए, जिस दिन ये घटना घटी थी, ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना हाथरस में हुई थी, हम लोग उस दिन डिबेट में थे और आपको याद होगा कि मैंने उस दिन ये बात कही थी कि अभी तो मानवीय आधारों पे मैं बोल रहा हूँ और अपेक्षा करता हूँ कि राजनीतिक दल भी इस पे मानवीय अधिकारों पे ही संज्ञान लेंगे और बात करेंगे। लेकिन जिस दिन इसमें जातीय फैक्टर, जिस दिन बाबा की जात खुल जाएगी, उस दिन से इस पे जातीय राजनीति शुरू हो जाएगी। ये बात मैंने उस दिन बोली थी जिस दिन पहला दिन था, आपको अगर आपको याद है। और वही देखिए सत्य होता दिख रहा है। हम जी लोग जी समाज के अंदर समाज की राजनीति करते हैं, हम लोग जात की राजनीति नहीं करते। ये हम लोग कई मौके पे प्रूव भी कर चुके हैं। उस दिन भी मैंने कहा था, मैंने कल भी कहा, परसों भी एक जगह डिबेट में मैंने कहा कि बाबा जी की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसमें किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा, ना बख्शा गया है। और जो भी दोषी पाए जाएंगे किसी भी मामले में, किसी भी करते, उनके साथ कठोरतम व्यवहार किया जाए, कठोरतम कार्रवाई होगी। पहले दिन मैंने कहा था कि 24 से 48 घंटे के अंदर आप कार्यवाही का दृश्य देखेंगे। उसका नतीजा यह है कि 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया तुरंत के तुरंत, 22 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज कर किया गया। दिल्ली और हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज के नेतृत्व में 3 सदस्यीय दल की एसआईटी गठित करी गई जो इस मामले की जांच कर रही है। बाबा का जो मुख्य सेवादार था देव प्रकाश बनकर, उसको नजरगढ़ से गिरफ्तार किया पुलिस ने, एसटीएफ ने। ये सब आपने देखा, जबकि इनके बचाव में सुप्रीम कोर्ट के एक अधिवक्ता एपी सिंह साहब सामने आए, उन्होंने बचाव करने की कोशिश करी। उन्होंने कहा कि अभी ये अस्वस्थ हैं, अस्पताल में है और रिलीव वहां से स्वस्थ होते ही पुलिस के उसमें इन्वेस्टिगेशन में शामिल होंगे। लेकिन पुलिस ने इसका इंतजार नहीं किया, उनको तत्काल प्रभाव से नजरगढ़ से अरेस्ट कर लिया। तो कार्यवाही तत्काल प्रभाव से हो रही है और चल रही है, निरंतर कार्यवाही चल रही है। उत्तर प्रदेश समेत हरियाणा में, राजस्थान में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश के जो एटा के आसपास के जिले हैं, कासगंज हो गया, एटा हो गया, इटावा हो गया, शाहजहांपुर, लखीमपुर, पीलीभीत और हरदोई, इन सब जिलों में विशेष दल बनाए गए हैं, उनको भेजा गया है मामलों की जांच करने के लिए। संभल में तो जहां जहां पे लिंकेजेस मिल रहे हैं बाबा के, उन सभी जगहों पे सरकार की जो पुलिस के दल हैं, उनको भेजा गया, एक्टिव कर दिया गया है कि जहां से जो भी सूचना मिले तत्काल प्रभाव से उस पर कार्रवाई करी जाए। बाबा की लोकेशन भी मिल चुकी है। बाबा संभवतः अपने पिछवा वाले उस पे महल में रह रहा है और जैसे पुलिस बल उसके बाहर तैनात है, भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। कई जिलों की पुलिस वहां भेज दी गई, फोर्स भेज दी, पैरामिलिट्री फोर्सेज भी भेजे गए हैं। जैसे ही लोकेशन मिलेगी और जैसे ही लिंक स्टैब्लिश होगा, तत्काल प्रभाव से बाबा को गिरफ्तार करने का काम किया जाएगा। जिन 22 लोगों पे एफआईआर करी गई है, उनको मैं आपको बताऊं, धारा 105 गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया है। 110 और 126(2) के तहत जबरन बंधक बनाने का अभियोग दर्ज किया गया है। 228 और 338 के तहत जो साक्ष्य है, एविडेंस एक्ट में जो साक्ष्य है, एविडेंस एक्ट के तहत उन साक्ष्यों को मिटाने का अभियोग दर्ज किया गया है। तो प्राइमा फेसी जो धाराएं लग सकती थी वो लगाई गई है। जैसे ही बाबा का इसमें संलिप्तता साबित हो जाएगी, बाबा को तत्काल प्रभाव से अरेस्ट किया जाएगा और हत्या के अभियोग में उनके ऊपर कार्रवाई होगी। अब आते हैं कि दोष क्यों नहीं अभी तक दिया गया या उनका नाम एफआईआर में क्यों नहीं लिखा गया। इस पर मैं ये कहना चाहूंगा कि जब कहीं भी पूरे भारत में कहीं भी इस प्रकार का कोई सत्संग या ऐसी कोई गोष्ठी होती है, तो जो इसका होस्ट होता है वो लोग शासन और प्रशासन के संपर्क में रहते हैं। जिस तरह से बाबा के यहाँ जो ये कार्यक्रम था, उसके आयोजनकर्ता जो थे, जो 6-7 सदस्य थे मुख्य रूप से, जिसमें देव प्रकाश मधुकर था, महेश चंद थे, अनार सिंह थे और संजू यादव थे, चंद्र यादव थे, राम प्रकाश थे। ये लोग कोऑर्डिनेशन कमेटी के लोग थे और ये लोग ही मुख्य तौर पर प्रशासन से अपने संवाद में लगे हुए थे। अब इन लोगों की जिम्मेदारी थी कि वहां पे कितने लोग आ रहे हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था है, वो इसकी जिम्मेदारी थी, इनको दी जाए। एक चीज और मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा विवेक जी, जहां पुलिस के ऊपर आरोप लग रहा है कि पुलिस ने वहां पे व्यवस्था को क्यों नहीं हैंडल किया, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस प्रकार के जो भी आयोजन होते हैं, वहां पे किसी भी बाबा के खुद के सेवादार होते हैं। तो जो पंडाल या जो प्रमाइशर होता है, जहाँ पे आयोजन हो रहा होता है, उसके अंदर की सारी व्यवस्था वो सेवादार अपने उसमें रखते हैं और पुलिस को उसमें प्रवेश नहीं करने देते हैं। अब अगर जबरन पुलिस में प्रवेश करना चाहे तो ये तो सही हादसा होगा, तो कह सकते हैं आप, आरोप लगा सकते हैं। जबरन प्रवेश करे तो भी आरोप लगेगा, न करे तो भी आरोप लगेगा। यही रोकना चाहूंगा, ये कितनी गैर जिम्मेदाराना बात है कि पुलिस को प्रवेश नहीं करने देते। लॉ ऑफ लैंड होता है, ऐसी कौन सी जगह पुलिस मतलब करना, आपकी पुलिस इतनी असक्षम हो गई, ये तो इनकाउंटर स्पेशलिस्ट थी, जहाँ जरूरत होगा पूर्वक प्रवेश करेगी। क्या यह धार्मिक मामला है इसलिए नहीं करने देते क्योंकि योगी आदित्यनाथ की सरकार है? ऐसा नहीं धार्मिक मामला इसलिए ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ कि मैं सत्संग की बात कर रहा हूँ। ये सत्संग के बाद जो हादसा हुआ,
ये उसके बाद कहा जा रहा है कि क्यों नहीं घुसी पुलिस। कहीं भी सत्संग होता है तो ये अंदाजा नहीं होता है कि सत्संग में इस प्रकार की जो घटना घट जाएगी। तो जब सब कुछ शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा होता है तो पुलिस बाहर तैनात होती है, सेवादार अंदर की व्यवस्था संभालते हैं। और ये आप घटना देखिए, घटना सत्संग समाप्त होने के बाद हुई है। जो सत्संग समाप्त हो गया, बाबा निकलने लगे, उनकी चरण रज लेने के लिए जो होड़ मची, उसमें इस प्रकार की घटना घट गई। इसलिए इसमें प्रत्यक्ष रूप से शासन का मैं दोष नहीं मानता। अब आते हैं जो इसमें राजनीति हो रही है। देखिए, मायावती जी ने जो आज स्टेटमेंट दिया कि इसमें जो जाटव बरादरी के लोग हैं उनको जो है इस प्रकार के सत्संगों में जाने के बजाय मूल पार्टी की तरफ आना चाहिए। तो अब ये देखिए, ये जो है वोट की जंग हो गई है। और चूंकि इस वाले चुनाव में सबने देखा, पूरा मीडिया भी जानता है, राजनेता भी जानते हैं और पार्टियां भी जानती हैं कि जाटव वोट बैंक जो मायावती का फिक्स वोट बैंक था, वो इस चुनाव में मायावती जी से शिफ्ट होकर के उसके तमाम सारे कारण रहे, चाहे आरक्षण का मुद्दा रहा, चाहे जो 1 लाख रुपए 8500 रुपए देने की बात हो, वो मुद्दे रहे, ध्रुवीकरण का मुद्दा रहा, उनसे उनकी वजह से जो शिफ्ट हुआ कांग्रेस और सपा की तरफ, उसकी वजह से मायावती को ये लगा कि ये मौका है। ये इस तरीके से हो सकता है कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर मायावती। एक घटना घट गई, उसमें मायावती को मौका मिल गया कि अपने वोट बैंक को हम अपनी तरफ खींचने का काम कर सकते हैं, इसलिए मायावती का वो स्टेटमेंट आया। खैर, उसका दृष्टिकोण कुछ भी हो, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया कि ऐसे बाबा के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, वो कोई भी जात का हो, किसी बरादरी का हो, ये एक सराहनीय पहल है। इस प्रकार की पहल आगे भी चलती रहे तो ठीक रहेगा। अब आते हैं अखिलेश जी पे। अखिलेश जी इनके परम अनुयायी हैं। अखिलेश जी ने अपने एक्स पे अकाउंट पे बाबा के साथ में मंच के फोटो साझा किए थे। अभी मैं आपको एक इसके बैकग्राउंड, इसके पृष्ठभूमि में ले जाना चाहूंगा कि जो चुनाव हुए हैं, अभी चुनाव SC/ST वोट बैंक को अपनी तरफ खींच करके इन लोगों ने जीता है, गठबंधन ने, इंडी गठबंधन ने। बहुत संभावना थी कि ये समागम हो जाता। उसके बाद में इस समागम की फोटो और इस समागम के फोटो के माध्यम से अखिलेश जी या कांग्रेस के नेता अपने मंच पे कहीं बुला करके बाबा को सम्मानित करते और SC/ST कम्युनिटी को धन्यवाद ज्ञापित करते। इस संभावना बन सकती थी, लेकिन चूंकि घटना घट गई तो इन सारी संभावना पे विराम लग गया। और जो आपने एक बात कही थी कि माननीय मुलायम सिंह जी ने कहा था कि कांग्रेस को अपना घर नहीं दिखाना चाहिए, वरना वो उस पे निकालना मुश्किल हो जाएगा, तो मैं थोड़ा उसको संशोधित करूंगा। उन्होंने कहा था कि वो उस पर कब्जा कर लेगी, निकालना तो छोड़ दीजिए, वो उस पर कब्जा कर लेगी। ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है अखिलेश जी के लिए। उनको सोचना पड़ेगा आगामी चुनाव से पहले कि जो वोट बैंक मायावती जी का इस बार इंडी गठबंधन को मिला है, उनको ये समझना होगा कि ये वोट बैंक, ये वोट समाजवादी पार्टी को नहीं मिला है, ये गठबंधन को मिला है। और गठबंधन को इसलिए मिला है क्योंकि इनके गठबंधन में कांग्रेस यहाँ पे शामिल थी। जहां जहां आप देखिए क्षेत्रीय दल कांग्रेस के साथ में थे, पूरे भारत में मैं कह रहा हूँ, वहां पे कांग्रेस का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। इसीलिए माननीय मोदी जी ने कांग्रेस को परजीवी पार्टी कहा है। जहां क्षेत्रीय दल के दम पे चुनाव लड़ी है, वहां कांग्रेस का परफॉर्मेंस अच्छा रहा। और जहां फेस टू फेस, जहां 1-to-1 फाइट बीजेपी से कांग्रेस की रही है, वहां कांग्रेस का परफॉर्मेंस खराब रहा है। वहां 25% रहा है, और जहां गठबंधन में लड़े हैं वहां 50% के ऊपर रहा है। अब उत्तर प्रदेश की मैं बात करता हूँ। उत्तर प्रदेश में 6 सीटें कांग्रेस के पास है। 6 का मतलब होगा 6 पंचे 30, यानी कि 30 विधानसभाओं पे सीधा दावा रहेगा। 30 विधानसभाओं पे सीधा दावा रहेगा कांग्रेस का आगामी विधानसभा चुनाव में। अखिलेश जी को सोचना होगा कि अब उनको 30 सीट देनी है कि 100 देनी है, क्योंकि कांग्रेस तो नहीं मानने वाली 100 से कम पे। मैं समझता हूँ 100 कम से कम 100-125 सीटें कांग्रेस उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव में अखिलेश जी से मांगेगी। और उस मुद्दे पर क्या गठबंधन ही चल पाएगा? क्या अखिलेश जी इस बात पर राजी हो पाएंगे, या क्या अखिलेश जी अगर 30-25 सीटें कांग्रेस को देंगे तो कांग्रेस उस पर लड़ेगी? ये सारे प्रश्न जो है, इनके जवाब भविष्य के गर्भ में है। लेकिन मेरा पूर्ण विश्वास है कि मुझे नहीं लगता कि ये गठबंधन 1.5 साल से ऊपर चलने वाला है, क्योंकि जिस प्रकार आपने देखा संसद के विशेष सत्र में पहले दिन अखिलेश जी अपना बर्थडे मनाने चले गए, राहुल जी अकेले मोर्चा संभाले हुए थे। अरे अभी तो शुरुआत थी, आपको एक वहां पे मिलजुल करके मोर्चा संभालना चाहिए था। लेकिन अखिलेश जी, चूंकि इमरजेंसी का मामला उस दिन था, और इमरजेंसी में माननीय अखिलेश जी के भी जो पिताजी थे माननीय मुलायम सिंह यादव, जो 3 बार मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के रहे, उनको भी इंदिरा गांधी सरकार ने जेल में डालने का काम किया था। उनका भी डर था कांग्रेस के साथ में, इसलिए कांग्रेस के समर्थन में उसे सदन में आपको नहीं दिखाई पड़े। तो ये गठबंधन की टूट तो अभी से दिख रही है, ये गठबंधन आगे नहीं चलेगा, आप जान लीजिए। आपके गठबंधन में कांग्रेस वाले भी तो गए थे मध्य प्रदेश में, कमलनाथ जी, शिवराज सिंह चौहान भी गए थे, शिवराज सिंह चौहान भी गए थे, शिवराज सिंह चौहान भी गए, दिग्विजय सिंह भी गए, सब नेता, मोदी जी आशाराम जी के पास भी गए थे। ये वोट बैंक की राजनीति है। हाँ, वोट बैंक की राजनीति है। मध्य प्रदेश और दूसरा सुनिए, में आपकी सरकार ने हमला कर दिया, बोलेंगे संसद के अंदर हिंदुओं को हिंसक बताते हैं राहुल गांधी,
और पंजाब में शिवसेना के कार्यकर्ता के ऊपर हमला कर दे रहे हैं निहंग लोग, आपकी सरकार वहां पे क्या कर रही है? गुजरात में कांग्रेस कार्यालय पे भाजपा हमला करती है। जो चीज जो चीज हर जगह हो रही है, जो सांसद बना है उसके ऊपर भी कार्रवाई। पानी तो पूरी दिल्ली को नहीं मिल रहा है, पानी तो पूरी दिल्ली को नहीं मिल रहा है, दिल्ली में प्रदूषित पानी नहीं मिल रहा है। प्रदूषित, वहाँ तो प्रदूषित भी नहीं मिल रहा दिल्ली में, दिल्ली में तो पानी हम आपकी देखा कोई प्रॉब्लम हुई आपके पास सफाई तो हो जानी चाहिए। पानी कम देंगे। केजरीवाल कहते थे दिल्ली झीलों का शहर बना देंगे, तो दिल्ली पूरा झील पे ही दिल्ली को बैठा दिया, वो तो पूरी दिल्ली अरे आपके भी तो साथ सांसद है, वो तमाशा देख रहे थे क्या? आपके साथ क्या किया? कौन से सड़कें बनाई, कौन से गड्ढे बंद किया, कौन से नाले साफ किए, कौन से सीवर नहीं साफ किए? सांसद आपके प्रधानमंत्री जी क्या किया इस मामले में? वहाँ याद रखिए जो वीआईपी और रिहायशी इलाके वही पानी में डूबे हुए हैं। राम गोपाल जी को गोद में लेकर के जाया जा रहा है, तमाम सारे नेताओं को जो है उस पे वैन उस पे डाले में बैठा के निकाला जा रहा है। गोद पे ले जाते हुए, अगर ऐसी बात है तो शिवराज जी के भी वीडियो मिल जाएंगे गोद में ले जाते हुए। मुद्दा बनाने की बात नहीं है, ठीक है, आरोप नहीं लगा रहे थे। मैं कहता हूँ कि स्वस्थ चर्चा करनी चाहिए, लेकिन अगर इंदौर की बात आरोप नहीं होने चाहिए। मौत अभी तक रहस्यमय है, ठीक है, इन बातों को छोड़ा जाए, इसमें तू मैं तो होती रहेगी। हेमंत जी, बात चालू हुई थी अंधविश्वास से 3 दिन पहले, कल आते आते ये हिंदू धर्म तक आ गया और आज आते आते ये दलित तक आ गया। कहाँ लग रहा है आपको इस पर राजनीति जो हो रही है कहाँ तक जाएगी और आम आदमी पार्टी क्या रुख रखती है इस पर? नहीं, हम तो सख्त विरोधी हैं। यदि आयोजक ने इतना बड़ा आयोजन किया तो उसने प्रिवेंटिव मेजर क्यों नहीं लिए तो उसको सरकार ने अनुमति कैसे दी? इसमें सरकार भी दोषी है। सरकार ने उसको समय रहते रोक क्यों नहीं लगाई या उस कार्यक्रम को रद्द क्यों नहीं करा? तो सरकार भी दोषी है। सरकार भी इसकी जिम्मेदारी लेके हमसे भूल चूक हुई है, उसके कारण ऐसा हुआ, और आयोजक पर सख्त कार्रवाई करे। आगे से ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं हो जिससे निर्दोष लोगों की जाने जाए। ये सख्त होना चाहिए, ये वो भले ही किसी वर्ग का हो, जाति का हो या कोई राजनीतिक कार्यक्रम। लेकिन धार्मिक कार्यक्रम तो रोके भी नहीं जा सकते हैं। नहीं, आप कार्यक्रम रोके नहीं जा सकते, पर उसको सुचारू रूप से चालू तो किया जा सकता है। यदि उस ग्राउंड में इतनी कैपेसिटी नहीं है तो ग्राउंड की परमिशन नहीं देता है ना, दिक्कत नहीं है। यही तो वोट बैंक की राजनीति है कि एक जगह इकट्ठा हो, नाराज हो जाएंगे, 2 मिनट में प्रदर्शन हो जाएगा, आप ही लोग वहां पहुंच जाएंगे कि धर्म को दबाया जा रहा है, इन्होंने वोट नहीं दिया, अयोध्या आ रहा है इसलिए अब इनके नहीं होने दिए जा रहे हैं। नहीं, उसके लिए बड़ा ग्राउंड रखें, समुचित व्यवस्था तो करें, उसके लिए कार्यक्रम करें, बहुत करें। आप 50 किलोमीटर का एरिया का कोई ग्राउंड ले लें, उसमें इतने पब्लिक हो जाएगी सुचारू रूप से। जैसे वैष्णो देवी में आदमी जाता है तो नीचे से ही रजिस्ट्रेशन हो जाता है, उसके ऊपर जाता है। अमरनाथ में जाता है तो ऊपर नीचे से रजिस्ट्रेशन हो जाता है। ऐसा रजिस्ट्रेशन करें या 50 किलोमीटर का ग्राउंड ले, वहां पर बड़े बड़े आयोजन करें, कोई रोकना है। आप हेलीकॉप्टर भी लगा लो और वायुयान भी लगा लो, उससे फूल भी बरसा दो। हेमंत जोशी जी ने सवाल आप पर खड़ा किए है कि नीचे रजिस्ट्रेशन हो जाता है, ऊपर गिनती रहती है। बड़ी अच्छी बात की है। उत्तराखंड में त्रासदी हुई, ठीक है, नेचुरल डिजास्टर था, लेकिन मौसम विभाग की रिपोर्ट पहले से थी और वहां यह भी देखा गया कि मुख्यमंत्री के बेटे और बहू ने मुख्यमंत्री राहत कार्य में जो हेलीकॉप्टर लगे थे उससे भ्रमण पे निकले थे स्थिति का जायजा लेने। वो तो पता इसलिए चल गया कि मौसम खराब हो गया तो उन्हें ये सेना के कैंप में होल्ड करना पड़ा, रात में हेलीकॉप्टर उड़ नहीं पाया। तो इन चीजों में इतनी संवेदनहीनता क्यों आखिर रही? कांग्रेस की सरकार में भी ऐसे हादसे होते रहे, कैसे डिपेंड करेंगे आप उसको? देखिए, अगर आप बता रहे हैं मुख्यमंत्री और ये जो उनके बेटे हेलीकॉप्टर, तो वो तो उनको तो अधिकार है कि मुख्यमंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, इसलिए वो कुछ भी कर सकते हैं और वो घूम भी सकते हैं। सेना का राशन भी कहीं से कांग्रेस की सरकार थी कौन से सन की बता रहे हैं? हो गया था केदारनाथ से लेके बद्रीनाथ तक, 2012 केदारनाथ, जब हरीश रावत जी मुख्यमंत्री थे। जी, हरीश रावत जी मुख्यमंत्री थे। अगर उन्होंने ऐसा किया है तो बिल्कुल गलत किया है, लेकिन आप जो है उस पर आइए मुद्दे पर। वो एक भगवान की कहीं बाढ़ आ जाना, इस पर कोई सरकार है रोक नहीं लगा पाएंगी, या कोई राजनीतिक दल, या कोई पहाड़ का गिर जाना, इस पर भी रोक नहीं लगती। तेज बारिश, आंधी, तूफान, मैं उसकी कर रहा हूँ, कितने लोग वहां भेजे जाने चाहिए। एक अच्छा, अगर हेमंत जी ने कहा है तो क्या गलत कह दिया? बिल्कुल इसकी सूची होनी चाहिए। आपके यहाँ पहले सूचियां बनती थी कि कितने ताजिए रखे जाएंगे, कितनी जो है
गणेश विसर्जन के समय में कहां कहां पर हम गणेश जी की प्रतिमा रख रहे हैं और कौन सा रूट तैयार है। आज वो जो है सब खत्म हो चुकी है पुरानी परंपराएं, इसलिए वो घटनाएं देखने को नहीं मिलती थी। आज जो है जब विसर्जन करने जाते हैं तो कई लोग जो है नदियों में और उनमें डूब जाया करते हैं, बच्चे डूब जाया करते हैं। तो ये तो हमको देखना पड़ेगा, रिकॉर्ड तो रखना पड़ेगा। ये जहां तक सवाल इस डिबेट का है कि ये जो है बाबा के ऊपर और वोट बैंक के ऊपर है, तो वोट बैंक में मैं यही कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी भी वोट बैंक में ना पढ़ करके इंसानियत के नाते बाबा के खिलाफ कार्रवाई करे। मैंने पहली डिबेट में कहा था कि निचले स्तर के लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी, गिरफ्तार होंगे, लेकिन बाबा एक मिनट बाबा का कुछ नहीं बिगड़ेगा। इसलिए बाबा मेन मुद्दा है। बाबा ही अरबों खरबों रुपए लेकर फार्म हाउस, सोने के गेट बना रहे हैं। बाबा पे जब तक कार्रवाई नहीं होती है सरकार पे संदेह बना रहेगा, उंगली उठती रहेगी। ठीक है रजन जी, इन सारे मुद्दा पे, हाथरस कांड पे, अंधविश्वास पे हम लोग काफी डिबेट कर चुके, आज भी किए, लेकिन यामीन जी ने एक बड़ी अच्छी बात उठाई। इन्होंने ताजिए की गिनती और गणेश जी की प्रतिमा की बात की। दुर्गा पूजा हो, सरस्वती पूजा हो, गणपति पूजा हो, सभी की कह रहा हूं, हर चौक चौराहे पर पंडाल बनते हैं, गैदरिंग होती है, कच्चे सेट बनते हैं। मेरे कहने का मतलब जो पंडाल बनता है, कुछ बच्चे भी बनाते हैं, वहां बिजली के लूज कनेक्शन होते हैं, वहां एक साथ इतने लोगों की गैदरिंग होती है। अगर वो कानून उसकी अनुमति नहीं देता है तो इलीगल है, सीधा सा बात है। हर एक पंडाल की सूचना पुलिस के पास तो जाती नहीं है, प्रशासन के पास तो जाती नहीं कि उसका है। धर्म के नाम पर सामाजिक मुद्दा है या वोट देने दिया जाता है। उसमें भी कई बार घटनाएं देखी गई हैं कि पंडाल में आग लग गया, लोग जल गए। भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां सरकार है, कुछ करती क्यों नहीं? वो भी एक तरीके से अनरजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है जहां आप लोगों को बुला रहे हैं और हो रहा है। देखिए विवेक जी, पहले तो ये समझिए कि हमारा देश जो है उसकी संरचना क्या है। देश हमारा धर्म आधारित है और धर्म यहाँ पे आप माने यामीन जी माने या ना माने, हेमंत जी माने या ना माने, धर्म एक बहुत ही प्रीडोमिनेंट फैक्टर है हम लोग के पूरे समाज के अंदर, चाहे वो पॉलिटिक्स हो और चाहे शिक्षा हो, चाहे आम घर का मतलब सामान्य व्यवहार हो। अगर धर्म इतना छोटा मुद्दा होता तो आप मुझे बताइए कि लोकसभा चुनाव के पूरे कार्यक्रम में, मतलब पूरे प्रचार के दौरान, फिर वोटिंग के दौरान, उसके बाद अभी जो सदन में सत्र चला है विशेषकर, उस पूरे सत्र के दौरान धर्म ही केंद्र में रहा। पहले भी धर्म की राजनीति चुनाव से पहले होती रही और सदन के अंदर भी ईसा मसीह का चित्र ला करके, इस्लाम का चित्र ला करके, शिव जी का चित्र ला करके, गुरु नानक जी का चित्र ला करके धर्म की राजनीति को हवा देने का प्रयास किया जाए। तो हम इस बात से कतई इनकार नहीं कर सकते हैं कि धर्म यहाँ पे कितना बड़ा फैक्टर है, कितना डोमिनेंट फैक्टर है। अब जो बात यामीन जी ने कही वो बात बिल्कुल सत्य है कि आकलन होता है और घटनाएं बच जाती है, लेकिन मैं कहना चाहूंगा बहुत जिम्मेदारी और सत्यता के साथ में कि आकलन चाहे जितना होता हो, आप भी जानते हैं जो वास्तविकता है कि जैसे रामलीला का कार्यक्रम होता है तो उसमें परमिशन ली जाती है, लेकिन परमिशन अगर 5,000 लोगों की हुई तो उसके बाद भी 25,000 लोग इकट्ठा हो जाते हैं। पुलिस बल भी तैनात होता है, चाहे सरकारें कहीं कांग्रेस की हो चाहे भाजपा की हो, चाहे उससे मतलब नहीं, ये पूरे देश में स्थितियां होती है। लेकिन 5,000 के भीड़ के परमिशन पे 25,000 इकट्ठा हो गए और कार्यक्रम सकुशल निपट गया, तब तो हैप्पी एंडिंग हो गई, कोई जवाबदेही नहीं, कोई प्रश्न नहीं, कोई सवाल जवाब नहीं। लेकिन अगर 5,000 की भीड़ में 4,000 लोग भी पहुंचे और घटना घट जाएगी तो सवाल खड़े हो जाएंगे। ये जो घटना घट रही है ये दुखद है और दुर्भाग्यपूर्ण। ये घटना घट गई इसलिए इतना इसके ऊपर सवाल खड़ा हो गया। सवाल खड़ा होना इसलिए जरूरी है कि ये घटना दोबारा ना घटने पाए। अच्छा सब कुछ हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन अगर अच्छा नहीं हो पाए कहीं पर तो वो अच्छा भी कभी ना हो। इसलिए ना हो कि जो भी इसमें लोग मर गए हैं, जिन लोगों की दुखद मृत्यु हो गई है 121-22 लोगों की, उसमें अधिकतर आप देखिए गरीब तबके के लोग, जाट और समाज के लोग हैं, अशिक्षित लोग हैं। अशिक्षित लोग मैं इसलिए कह रहा हूँ बहुत मतलब उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में कि इनके अनुयायी जो है बाबा के, ये जो साकार हरि है, इनके अनुयायियों की आप संख्या देखिए तो यूट्यूब पर भी इनके बहुत ज्यादा फॉलोअर्स नहीं है, फेसबुक पर भी इनके बहुत ज्यादा लाइक्स नहीं है। इसका साफ मतलब ये है कि ये ऐसे लोगों के बीच में इनकी पैठ है जिन लोगों के पास में टेक्नोलॉजी का एक्सेस नहीं है उतना ज्यादा। अब टेक्नोलॉजी का एक्सेस देश में किन लोगों के पास नहीं है ये बताने की जरूरत नहीं है। जो लोग गरीब है, जो लोग शिक्षित नहीं है, उनके पास नहीं है। शिक्षित नहीं है, गरीब है, भले उनके पास मोबाइल हो सकता है उनके पास स्मार्टफोन हो, लेकिन स्मार्टफोन में किस चीज को, यूट्यूब को कहां से एक्सेस कर रहा है ये जानकारी इनको अशिक्षा के भाव में, इसलिए ऐसे लोगों का इनका अनुयायी है। विवेक जी, इसमें एक जो मैंने पहले भी कहा था
एक समाधान और सुझाव मैं देना चाहता हूँ कि रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर प्रशासन को लेना है तो उसको उसका तरीका बहुत बेहतर ये रहेगा कि अगर आयोजनकर्ता 1 लाख की भीड़ की व्यवस्था करते हैं तो 1 लाख नहीं बल्कि 2 लाख लोगों का जो भी साजो सम्मान उसमें लगे उसका पेमेंट सरकार ले और सरकार उसकी व्यवस्था कराए। सरकार के पास पर्याप्त मशीनरी है। हम ये नहीं कह सकते कि हमारे पास पुलिस बल कम है। हाँ, संख्या के अनुपात में तो कम है अन्य बहुत सारे पश्चिमी देशों की तुलना में, लेकिन फिर भी मतलब भर का है। जब हम लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल कर सकते हैं तो ये भी कर लेंगे। अगर आप डबल चार्ज करिए और व्यवस्था को आप मुहैया कराइए तो शायद इस प्रकार की घटनाएं घटने से बच जाएगी। एक चीज और मैं इसमें कह देना चाहता हूँ कि इस प्रकार के बाबाओं की जो निष्ठा है उसकी जांच करनी चाहिए। देखिए 1990 के दशक में जब बाबा का उदय हुआ उस समय कांग्रेस से ये समाज शिफ्ट हो रहा था, बैकवर्ड SC/ST वोट शिफ्ट हो रहा था और कमंडल और मंडल की राजनीति यहाँ पे चालू हो चुकी थी। मुख्यमंत्री मुलायम सिंह जी की और मायावती की सरकारें आ रही थी। उसी सरकार में इसका उदय। ये आप देखिए रहने वाला बाबा कहाँ का है? एटा का रहने वाला, इटावा का रहने वाला है। इटावा में के रहने वाले अखिलेश जी की सरकार, अखिलेश जी की इटावा में उन्होंने इसको बढ़ाया। मायावती की सरकार आई तो जाकर वोट खींचने के लिए मायावती ने प्रधानमंत्री बनाया। फिर बाबा की सरकार बनी अखिलेश जी की तो फिर उन्होंने उसको प्रमोट किया। तो इन लोगों ने इसको बढ़ाया है। उसका दमन करेगी भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी ने नजीर पेश करी है। देखिए आप बीजेपी में सरकार में आने के बाद में जब पहली बार दंगा उत्तर प्रदेश में हुआ, जब हिंदू मुस्लिम दंगा पहली बार NRC के मुद्दे पे हुआ तो बाबा ने ऐसा दमन चक्र चलाया कि उसके बाद आप 7 साल हो चुके। वही दमन चक्र बाबा पे चलाओ। अपराधी जो चाहे मुख्तार अंसारी हो, चाहे अतीक अहमद हो, चाहे विकास दुबे हो, जो अपराधी बसपा सपा सरकार में पड़े उनको मुख्यमंत्री ने निपटाने का काम किया। आज उत्तर प्रदेश के अंदर कहीं भी ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं देखने को मिलता है। घटनाएं होती है लेकिन संगठित अपराध नहीं हो रहा है। इसी प्रकार बाबा के ऊपर जो कार्रवाई है, ये जो कार्रवाई आप होगी नजीर बनेगी। आप देखिए पूरे देश के अंदर नजीर बनेगी। इसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होगी और ये नजीर बनेगी। वही जनता देखना चाहती है। बाबा कार्रवाई तो करें हमारे बाबा। हाँ, योगी बाबा, ये बाबा नहीं, ढोंगी बाबा नहीं, योगी बाबा करेंगे, बिल्कुल कार्रवाई करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी कार्रवाई करेंगे। जैसे ही इसका लिंक एस्टैब्लिश हो जाएगा उसको तत्काल पकड़ के उसको अंदर किया जाएगा। उसके ऊपर कार्रवाई 302 के तहत सॉरी ठीक है हत्या कर रहे हो। ठीक है रंजन, ठीक है रंजन जी। तो आज की चर्चा में हम लोग इस दुखद घटना के अलावा भी दूसरे भी महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान दिया। खासकर मायावती जी ने इस संदर्भ में बाबा बोले और उनके जैसे अन्य बाबाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की, लेकिन उन्होंने समाज को उनके अंधविश्वास, धार्मिक प्रतीतियों से बचने की बजाय चंगुल से निकल के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के राष्ट्रीय आदर्शों को अपनाने को भी पुनर्विचार की जरूरत बताई। यह बिल्कुल अच्छी बात है। लेकिन मायावती जी का यह बयान हमें यह भी दिखाता है कि हमें समाज में सुधार लाने के लिए सामूहिक रूप से काम करने की जरूरत है।